इस वीक की करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्टडी फंडा के पेपर 1 के नोट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आपको 5 बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और एक बुक जिसमें इकोनॉमिक्स, डिफेंस और एनवायरनमेंट तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक में देखने को मिलेंगे। इस साल हम लोगों ने डिफेंस पे स्पेशल फोकस किया है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर आपके ना आई थिंक 6-7 क्वेश्चन जो है डिफेंस से आए थे पर्टिकुलरली। और अगर आप लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। तो वेलकम टू स्टडी फंडा गाइस। आज वाली वीडियो में हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस बार थोड़ा सा डिले चल रहा है। आपका जो सेकंड वीक का करंट अफेयर है उसकी ड्यू डेट कल है। ओके, वो मंडे तक आप लोग का अपलोड हो जाएगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। ये अप्रैल फर्स्ट वीक का है। पहला हमारा टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज, पहला जो डे है 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे। 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई को कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया गया था, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आरबीआई को कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया था, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, नाउ 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। इज इट इम्पोर्टेंट? नो नीड टू रिमेंबर, लेकिन पहली दो जरूर याद रखना। और 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, ये इंपॉर्टेंट है। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। इस साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, काफी इजी सी थीम है, तो आई होप आप लोगों को याद रह जाएगा। आगे बढ़े, चलो। नाउ आप लोगों को मालूम होगा आरटीआई एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इज इट योर फंडामेंटल राइट? इज इट योर फंडामेंटल राइट और नॉट? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं है? अगर है तो कौन से आर्टिकल के अंडर है? ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी पिछली क्लासेस में। अभी आप लोग को मालूम होगा आरटीआई के, आप आरटीआई के अंडर आप लोग इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है आरटीआई के अंडर जो कि ये बोलते हैं कि आप लोग किसी पर्टिकुलर ऑफिस से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। और वो क्यों नहीं ले सकते? वो इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस है कि ये सेक्टर्स जो है या ये जो बॉडीज है, ये आरटीआई के एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। मतलब इवन इफ आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई डालते भी हो तो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। ओके, चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारी आरटीआई का सेकंड शेड्यूल है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट करता है, जैसे कि सीबीआई। सीबीआई से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बीएसएफएन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे। अभी इसमें जो सीईआरटी इन है इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये होती क्या है सीईआरटी? इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका काम क्या है? हमारे इंडिया में काफी ज्यादा साइबर अटैक्स हो गए, हैकिंग होगी, फिशिंग होगी, इस तरह के आप लोगों ने केसेस सुने होंगे काफी ज्यादा, राइट? तो ये बॉडी 2004 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये एक नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम है कि साइबर सिक्योरिटी की जो थ्रेट्स होती है उनके साथ डील करना। हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, साइबर अटैक्स हो गया, इस तरह की चीजें। और जो सीईआरटी इन है ये कोऑर्डिनेट करती है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया में, ताकि जो साइबर इंसिडेंट्स है, जैसे डाटा ब्रीच हो गया या रैंसमवेयर अटैक हो गया, इस तरह के अटैक को रिपोर्ट किया जा सके। मतलब कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता लगे इस तरह के अटैक हो भी रही है, प्लस में इनसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आया जा सके। इट ऑल्सो ये जो सीआरटी है ना, ये एडवाइजरी, मतलब कि एडवाइस भी प्रोवाइड करती है फॉर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज के। इनकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी आपकी आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डोंट गेट कंफ्यूज विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लीज। ओके, माइटी है इसकी मिनिस्ट्री, और नॉट माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। ओके, नाउ
22 और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि अगर आप लोग वहाँ पे आरटीआई डालोगे भी तो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे जनरली वो क्या है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज वगैरह, मतलब कि हमारी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है ना वही है। जैसे रो हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, आईबी होगी, एनएसजी होगी। अभी ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, अभी सीईआरटी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और सीईआरटी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। नाउ इंदिरा गांधी कैनाल जो कि लाइफ लाइन है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की, वो 2 महीने के लिए बंद रहेगी, बिकॉज उसमें कुछ रिपेयरिंग और का काम करना है। ओके, नाउ इंदिरा गांधी कैनाल इज क्लोजर फॉर रिपेयर विल इम्पैक्ट राजस्थान एज ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन नीड। अब इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल को हम लोग राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया में, जो कि 650 किलोमीटर में फैली हुई है। ये कहाँ से कहाँ तक है? हरीके बैराज है पंजाब में, वहां से लेके राजस्थान में जैसलमेर तक। 1980 1958 में बनाया गया था इसको, और 1987 में इसका जो नाम है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया। ये जो कैनाल है बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट से, नो नीड टू रिमेम्बर। जैसे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका ईयर याद, ईयर डेट याद रखना। 1958 में, 1987 में इसका नाम बदल दिया गया। प्लस में ये पंजाब में हरीके बैराज से लेके जैसलमेर तक। ओके, 650 किलोमीटर। बस आप लोगों को ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन है, RLV-LEX। ओके, अब ये है क्या एग्जैक्टली देखो। इससे पहले जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं सर? लॉन्च व्हीकल में बेसिकली मिसाइल्स वगैरह नहीं होती, उनको रख के ऊपर पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक तरह से ये कैरी करते हैं पेलोड वगैरह को। ठीक है, जो भी पेलोड वगैरह होता है ना उसको कैरी करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये एक तरह से एक बार यूज किया और उसके बाद इनको आप दोबारा यूज नहीं कर पाते थे। अब इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च किए, रीयूजेबल यानी कि इनको बार बार यूज किया जा सकता है। ओके, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये। नो, इंडिया एंड यूएसए टू किक ऑफ मेजर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज एज क्लाईकुंडा दिस मंथ। जापान जो है वो ऑब्जर्वर है। ये क्या है? कोप इंडिया एक एक्सरसाइज है जो कि 10 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होगी। ओके, किस किस के बीच में होगी? इंडिया और यूएसए के बीच में होगी, जिसमें जापान एक्ट का मतलब कि पार्ट लेगा एज ए ऑब्जर्वर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सीबीआई। सीबीआई को कब बनाया गया था बेसिकली? ये 1 अप्रैल 1963 में। लेकिन इसका अगर आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो 1946 से ट्रैक डाउन कर सकते हैं आप लोग। ओके, आप लोग जाके अपनी लक्ष्मीकांत से सीबीआई के बारे में प्लीज पढ़ लीजिए। इसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुई है। डायमंड जुबली का मतलब होता है 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सीबीआई है इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन के द्वारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ना ही कोई पर्टिकुलर एक्ट आया था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। तो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया था। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसकी वजह से सीबीआई को बनाया गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये डेट भी याद रखना, 1 अप्रैल 1963। नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, सरबन सरबनंदा सोनोवाल, उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है बेसिकली सागर सेतु। सागर सेतु ये किसके लिए है? ये एक मोबाइल ऐप है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के लिए। ठीक है, जो पोर्टल मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के लिए एक सागर सेतु ऐप है। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि सागर सेतु ऐप किससे रिलेटेड है। ओके, मतलब नाम से ही ऐसे क्लियर हो जाएगा, बट इतना याद रखना ये लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक 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 क्या होता है? जैसे सामान वगैरह नहीं होता, मतलब कि आप लोग ऐसे समझ लो लॉजिस्टिक के उसमें। लॉजिस्टिक को ऐसे समझ लो कि ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो सामान वगैरह की जरूरत होती है ना, वो सारा का सारा आप लोग लॉजिस्टिक में कंसिडर कर सकते हो। ओके, चलो। नाउ इन ए फर्स्ट इराविकुलम नेशनल पार्क गेट फर्नेरियम। फर्नेरियम क्या होता है बेसिकली? फर्न आप लोगों ने प्लांट सुना होगा। ठीक है, फर्न प्लांट सुना होगा। फर्न का एक तरह से बोटानिकल बोटेनिकल गार्डन जो होता है उसी को आप लोग फर्नेरियम बोलते हैं। फर्न क्या होता है? प्लांट होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ओके, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। नाउ ये इराविकुलम नेशनल पार्क में जो मुन्नार में सेटअप किया गया फर्नेरियम, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट का आकर्षण है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से पढ़ सकते हो।
इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी ताहार। तो आप लोगों को ये भी मालूम हो गया यहाँ से कि नीलगिरी ताहार का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, इराविकुलम नेशनल पार्क। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक फर्नेरियम सेटअप किया है इनसाइड द पार्क। नाउ अब हम थोड़े बहुत पार्क्स देख लेते हैं केरला के। पेरियार, इराविकुलम, साइलेंट वैली, मथी केतन शोला पार्क, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क। अब इसमें ना मुझे ये बताना आप लोग, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा राइट? साइलेंट वैली मूवमेंट, मतलब इसमें से मुझे ये बताओ कि साइलेंट वैली मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, साइलेंट वैली मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था? जैसे आप लोगों को पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर, है नहीं ऐसे? तो ऐसे ही साइलेंट वैली मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था, मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से क्या किया है, एड्रेस किया है। कैसे? वीडियो कॉल के थ्रू। अब ये होती क्या है, आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए। CDRI यानी कि इसकी अगर फुल फॉर्म देखोगे, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। जो हमारे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है? अब इसका काम क्या है? इसमें काफी मतलब ना, इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है ना, वो सारी है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स भी है, काफी सारी गवर्नमेंट्स भी है, मल्टीलेटरल बैंक भी है, वो सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। ओके, इनका मेन काम ये है कि क्लाइमेट और डिजास्टर्स की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेजिलिएंट बनाना। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को मालूम होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से या डिजास्टर की वजह से डिजास्टर की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान ना हो, यानी कि उनको एक तरह से प्रोन टू प्रोन टू डिजास्टर रिस्क एंड क्लाइमेट रिस्क, इनसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चीजों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, वही है ये। इट एम्स टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, देयरबाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ कब लॉन्च किया गया था आप लोगों ने देख लिया। और CDRI जो है ना, इंडिया का एक सेकंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है ISA के बाद, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। ओके, CDRI का सेक्रेटरिएट कहाँ पे? ये आपका नई दिल्ली में है, इंडिया में। और इतना याद रखना, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इसमें मल्टीलेटरल बैंक हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हो गए, एकेडमिक्स हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, सबको सब इंक्लूडेड है। ओके, इतना याद रखना। आगे बढ़े, चलो। PM मोदी फ्लैग्स ऑफ भोपाल से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मतलब हरी झंडी दिखाई। आगे बढ़ते हैं। नोटिंग, यहाँ से ना आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट ये वो है आप लोग के, मतलब कि डे है जो आप लोग को याद रखने। 2 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, का स्टार्टिंग में मतलब कि रामसर, इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, आप लोग को याद रखना है। रामसर कन्वेंशन कब आई थी? 1971 में। ओके, 1971 में। रामसर जगह का नाम है, कहाँ पे? ईरान में। एज ऑफ नाउ कितनी रामसर साइट है टोटल? 75। 75 टोटल रामसर साइट है। मैक्सिमम कहाँ पे है? पहले थी मैक्सिमम यूपी में, अब मैक्सिमम जो है वो है तमिलनाडु में। प्लीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है। ओके, अब आप लोग इस जो 75 रामसर साइट्स है, इनको याद करना तो ऑब्वियसली बात है इम्पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम में ना आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। तो एटलीस्ट ये जरूर देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो दैट विल बी इजी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। उसके बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। दैट्स ऑल। India could become the world's second largest sort of solar photovoltaic manufacturer by 2026। अब ये आप लोगों को मालूम होगा, हमें सोलर पैनल लगाने के लिए ये सोलर फोल्टोइक चाहिए होते हैं, ठीक है ये। लेकिन हम इनको इंडिया में नहीं बनाते, हम इनको मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम इनको इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? बाहर की कंट्रीज से। तो ये न्यूज़ आई है कि 2026 तक हम लोग जो है सेकंड लार्जेस्ट बन सकते हैं वर्ल्ड के। आगे बढ़े, चलो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें ये बोला गया कर्नाटका ने टॉप अमंग 18 लार्ज स्टेट इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। यानी कि कर्नाटका में जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो काफी अच्छा है, यानी कि वहाँ के आपको इंसाफ सबसे बढ़िया जो है कर्नाटका में मिलता है। इन छोटा आप लोग ऐसे समझ सकते हो। और इसमें उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो सबसे लोवेस्ट है, 18वें नंबर। ओके, यंग माइंड टू डेलिब्रेट ऑन शेपिंग फ्यूचर पॉलिसीज एट
Y20 का मतलब क्या है, यूथ 20 कंसल्टेशन। ये आईआईटी कानपुर में बेसिकली यहाँ पे एक तरह से काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लो, एक डिस्कशन टाइप सा है, ठीक है। एक डिस्कशन टाइप सा होगा, कहाँ पे होगा, आईआईटी कानपुर में। किसका, ये यूथ 20 कंसल्टेशन। और ये जो इंडिया की प्रेसिडेंसी ना G20 के अंडर, उसके कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा G20 के अंदर बहुत सारी मीटिंग हो रही है अलग अलग, कहीं पे बिजनेस की मीटिंग हो रही है, कहीं पे यूथ की हो रही है, कहीं पे वुमेन वगैरह की हो रही है। तो अलग अलग थीम पे अलग अलग मीटिंग्स हो रही है। तो यूथ की इंपॉर्टेंट है यूथ 20 कंसल्टेशन, 5 से 6 अप्रैल। और ये बेसिकली कहाँ पे होगी, आईआईटी कानपुर में। आप लोगों को सिर्फ ना जगह का नाम याद है। मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने अमेजोन इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है, मीडिया एंटरटेनमेंट और पब्लिक अवेयरनेस की फील्ड में। इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे टैलेंट है ना, जो टैलेंट है, उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिल्म फिल्म इंस्टीट्यूट्स में। ये बेसिकली स्टेटमेंट है श्री अनुराग ठाकुर की, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है नाउ। आपको मालूम है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे ओटीटी क्या हो गया सर, अमेजोन हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, G5 हो गया, सोनी लिव हो गया, ये सारे आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये बोल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म को ना मस्ट रिफ्लेक्ट द कोलेक्टिव कॉन्शियस कॉन्शियस एंड क्रिएटिव डाइवर्सिटी। यानी कि जहाँ से भी जो लोग है ना अलग अलग उससे जोन से, वो सारे आके यहाँ पे, उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा। प्लस में हर एक टैलेंट को मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, चलो। अभी आप लोगों को मालूम होगा नाटो का जो फिनलैंड जो है उसने नाटो को ज्वाइन कर लिया। ओके, फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब एक बार जल्दी से आप लोग देख लेते हैं इसके थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन। देखो, जो ब्लू में है वो सारे नाटो मेंबर है, आइलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, बेल्जियम। कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट पूरा यूरोप ही, ठीक है, सारा का सारा कहीं ना कहीं नाटो का पार्ट है। अब इसमें फिनलैंड ये रहा, ठीक है। फिनलैंड क्या रशिया से बाउंड्री शेयर करता है? बिल्कुल करता है भाई, याद रख लेना, स्वीडन से भी करता है। ओके, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक ओशन टाइप्स है ना, उस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसके साइड साइड वाला। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि बनाई गई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा, जिसको हम वाशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं 1949 में। यूएसए, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साथ में आई थी, जिन्होंने बोला था कि उनको कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब कि एक काइंड ऑफ ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। यानी कि सोवियत यूनियन अगर इनमें से एक पे भी अटैक करेगा, सारे मिलकर इस पे अटैक कर देगा, रशिया पे, सोवियत यूनियन पे। ठीक है, क्योंकि 1949 की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे तो सोवियत यूनियन, 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, जिससे वो अलग अलग कंट्रीज में बट गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ पे, आप लोग इसमें से देख सकते हैं, बेल्जियम कहाँ पे है, ये रहा बेल्जियम आपका, ये रहा आपका बेल्जियम। ओके, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, आप लोग ये मुझे कहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन में। हिंट दे रहा हूँ, फ्रांस में है। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, फ्रांस में है वो हेडक्वार्टर। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है इटली में, इटली में एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है, आप लोग को मुझे वो बताना। ठीक है, मतलब माउंटेन ही मोस्टली वोल्केनोज है, ये एक इम्पोर्टेंट वोल्केनो है। ओके, नाउ, तुर्की भी काफी न्यूज में था, आप लोगों ने अर्थक्वेक एंड ऑल दैट। तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा, आप लोगों को मालूम होगा। अब इसके ना आसपास के एरियाज देख लेते हैं, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, किससे बाउंड्री शेयर नहीं करता। क्या ब्लैक सी से करता है? बिल्कुल करता है जी, ब्लैक सी से। कैस्पियन सी से करता है? नहीं करता, कैस्पियन सी से नहीं करता। ओके, तुर्की के ऊपर है जॉर्ज, उस नीचे देखोगे अर्मेनिया, अर्मेनिया से बाउंड्री शेयर करता है, अजरबैजान से भी करता है, ईरान से करता है, ईरान से, ईरान से। ओके, आई थिंक ईरान से नहीं करता, इराक से करता है, इराक से करता है, सीरिया से करता है। ओके, और इस साइड बुल्गारिया और ग्रीस से। क्या ये मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है? बिल्कुल होता है साहब। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आसपास के वो देख सकते हो। अब ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर है जो ड्रेन करती है? दानूबे, दनाइपर, दनाइस्टर, डोन। सारे डी है, 4D याद कर लो, सारे डी है। ठीक है, तो डी जहाँ पे भी आ जाए, वो सारी की सारी रिवर्स कहाँ पे ड्रेन करती है? ब्लैक सी में, दानूबे, दनाइपर, दनाइस्टर, डोन। और कैस्पियन सी में कौन कौन सी रिवर्स वो करती है? वोल्गा, यूराल, तिरेक। ओके, वोल्गा, यूराल, तिरेक। आगे बढ़े। जॉर्जिया जो है फर्स्ट अमेरिकन स्टेट बन गया जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कंडेमनिंग हिंदू फोबिया। और उन्होंने जो हिंदू धर्म है उसकी काफी तारीफ की कि एक काफी पीसफुल रिलीजन है, डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, इस तरह की चीजें। इटालियन गवर्नमेंट ने इंग्लिश पे बैन लगा दिया ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। तो इटालियन हु यूजेस इंग्लिश एंड अदर फॉरेन वर्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुड फेस फाइन अप टू कितना, 1 लाख पाउंड का उनको एक तरह से फाइन भरना पड़ सकता है। 1 लाख पाउंड आपके मतलब 1,08,750 डॉलर के अराउंड हो गए। ओके, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? वहाँ की प्राइम मिनिस्टर
जॉर्जिया मिलोनी। चलो, अब पेरिस ने ई स्कूटर्स को क्यों बैन कर दिया स्ट्रीट पे? पेरिस ने ई स्कूटर्स को, आप लोगों को मालूम होगा कि ई स्कूटर्स जो है वो तो काफी अच्छे होते हैं, मतलब उस सेंस में देखे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन इन्होंने क्या रीजन दिया ये देखिए, कि द सिटी विल कम्प्लीटली डू अवे विद दिस बैटरी पावर डिवाइस बाय सितंबर 2023 तक। ठीक है। और इसमें आपको बेसिकली ये देखना, इन्होंने जो रीजन दिया ना वो यही दिया है कि यहाँ पे ना एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से ये इनको बैन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि DW recently reported that Paris registered 459 accident involving e-scooter or the similar vehicle in 2022. 3 of them were fatal. तो ये एब्सर्ड सा रीजन है, बाकी इन्होंने बैन किया तो। और इवन जो कंपनीज है ना वो ये बोल रही है कि इसकी जो टॉप लिमिट स्पीड है ना वो तो 12 माइल्स है बल्कि। ठीक है। और क्राउड प्लेस, जो क्राउडी एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली लेस देन 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से हो जाती है। ओके, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर से उठाई है डायरेक्ट। बस आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ने ई स्कूटर्स को बैन करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पेरिस। वर्ल्ड बैंक ने $100 बिलियन का जो है लोन दिया है उड़ीसा को। अब हम लोग काफी टाइम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ओके, हम लोगों ने काफी बार वर्ल्ड बैंक कर चुके हैं सारी बॉडीज। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंटर इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद यूको बैंक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सब न्यूज बेकार है, इंपॉर्टेंट है कीवर्ड बैंक इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली बैंक्स होते हैं ना वो टाई अप कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। और यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस कंपनीज है ना, बैंक के कस्टमर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देती है, इसी को बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। और ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, काफी टाइम से न्यूज में है ये। इवन अगर आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होगा, टेस्ट सीरीज दे रहा होगा, तो हर मॉक में आप लोग को ये कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा ओपन मॉक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। India origin software and robotic engineer to head NASA is newly established moon to Mars program। और नासा का पहली बात तो आपको एक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि मून टू मार्स प्रोग्राम किसका है, वो नासा का है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसमें कोई इंडियन ओरिजिन है वो जो इनको हेड करेंगे, नाम उनको देख लेते हैं, ये रहे। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय। ओके, चलो। किरण नाडार, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जेलेंस्की को पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। आपको ऑर्डर, ये जो अवार्ड है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, नाम क्या है इसका, वो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। और किसका ये है पोलैंड का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1700 करोड़ की डील किया ब्रह्मोस एयर स्पेस के एयर स्पेस के साथ, किस चीज के लिए? कोस्टल बैटरीज और मिसाइल्स के लिए। ओके। इंडिया श्रीलंका की एनुअल बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लाइनेक्स 23, ये कहाँ पे होगी? ये होगी भाई साहब आपकी कोलंबो में। इसराइल ने लॉन्च किया है न्यू ओफेक 13, एक स्पाई सैटेलाइट है ऑर्बिट में। आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ये स्पाई सैटेलाइट ओफेक 13। ओके, इसराइल। नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच जो है वो फर्स्ट वुमन बन गई जो कि चांद पे जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर में। थैंक यू, जय हिंद।